फसल उत्पादन के इस दूसरे भाग में सभी भैया बहनों को प्रणाम। टिकाऊ खेती को परिभाषित कीजिए, इस प्रश्न को हम पढ़ने वाले थे। इसके पहले हमने स्थानांतरित कृषि को पढ़ा था। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक जगह के जीवांश पदार्थ नष्ट हो जाने पर दूसरे जगह कृषि करना स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहलाती है। तो टिकाऊ खेती को परिभाषित कीजिए, इसके पहले भी हमने इसको पढ़ा था, है ना। तो खेती की वह प्रणाली जिसमें ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रहे, उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, उत्पादन का स्तर भी बना रहे, टिकाऊ खेती कहते हैं। उत्पादन का स्तर बना रखना, यानी हमने उसमें अगर गन्ना बाड़ी ली है तो गन्ना बाड़ी से जितना उत्पादन प्राप्त हुआ उसने गन्ना बाड़ी ने जितना जीवांश उस ज़मीन से लिया उतना जीवांश पदार्थ उस ज़मीन में वापस रखना, जिससे कि आगे भी फसल हो। नहीं तो एक बार फसल ले ली हमने और पता चला कि जीवांश पदार्थ का दोहन कर लिया, अगली फसल वहाँ कुछ नहीं हो रही है, हैं? तो फिर आगे उत्पादन कैसे लेंगे हम। दूसरी बात, उत्पादन का स्तर भी माने वही रखना चाहिए, जो हमें उत्पादन मिला उतना ही उत्पादन उस ज़मीन से मिलता रहे, है ना। तो उत्पादन शक्ति बनी रहे और उत्पादन का स्तर भी स्थिर रहे, टिकाऊ खेती कहते हैं। या तो फिर दूसरे शब्दों में इसको ऐसे समझेंगे, कैसे, ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम रूप से तैयार किए गए उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों आदि का कम से कम उपयोग किया जाए ताकि उसमें प्राप्त अवशेषों का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो, टिकाऊ कृषि कहलाती है। उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों का हानिकारक प्रभाव कम से कम पड़े, टिकाऊ कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न, कृषि के व्यावसायीकरण की आवश्यकता के प्रमुख कारण लिखिए। सरकारें बोल रही है ना, फ़ायदे का धंधा कृषि को बनाना है, फ़ायदे का धंधा बनाना है, इसका मतलब व्यावसायीकरण करना है। तो व्यावसायिक खेती करे। अब आज क्या हो रहा है कि किसान खेती क्यों कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर के खाने के लिए, कि मेरे घर पे जितना गेहूँ खाने को लगता है उतना गेहूँ उगाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। दूसरा, जितना चावल लगता है उतना धान उगाऊँगा, जितनी मक्का लगती उतनी मक्का हो जाए, बेफिक्र हो जाता है व्यक्ति। फिर दूसरे के यहाँ काम पर जाता है, वहाँ से पैसा आता है, उससे नमक, तेल, लकड़ी खरीद करके अपना जीवन यापन चलाता है। ये ठीक नहीं है, ये पारंपरिक कृषि हो गई। परंतु कृषि के व्यावसायीकरण का होना बहुत अनुसार है। ऐसी कृषि की खाने के लिए कम, जैसे महाराष्ट्र में देखते ना हम कि पूरा खेत में बगीचा लगा देते हैं और उस बगीचे को लाखों रुपए में बेच देते हैं और फिर उस पैसे से जितना गेहूँ, जितना चावल, जितनी दाल, जितना तेल लगे वह अपना जीवन यापन के लिए लेते जाते हैं, उस आय में से खर्च करते हैं, शेष आय उनकी बची रहती है। तो अपने से वे लोग 4 गुना 5 गुना उत्पादन 1 एकड़ ज़मीन में ले लेते। इसी प्रकार हम देखते हैं उन जो बगीचे होते हैं, बगीचे के अंदर ही वे मिर्ची की खेती करते हैं, हल्दी की खेती करते हैं। आज इनकी कीमत देख लीजिए, मसालों की खेती, है ना। तो उसको भी घर पे जितना लगता है उतना रखते, शेष बेच देते हैं। अदरक की खेती हुई। तो ऐसे अन्य भी उत्पाद है व्यावसायीकरण के, जैसे पुदीनहरा है, तेल निकालने के लिए, मालिश का तेल निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पादित करना है। तो ये
व्यावसायीकरण खेती के अंदर। कृषि के व्यावसायीकरण की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्यों व्यावसायीकरण करना है? किसानों की खेती की नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्यों करना है? किसानों को खेती की नई नई तकनीकियों की जानकारी प्रदान करना। दूसरा, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। तीसरा, कृषि को व्यवसाय का रूप देकर किसानों का गांव से शहरों की ओर पलायन रोका जा सकता है। चौथा, फसलों की किस्मों का चयन बाजार की मांग के अनुसार किया जा सकता है, जिससे हम दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा कर पाए। आज दूसरे देश हमारे देश में प्रोडक्ट भेजने लग गए, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि प्रधान से मतलब हमारा प्रमुख उद्योग भारत का कृषि है और 75% लोग भी कृषि पर आश्रित है। तो इतने जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमारा जो प्रथम उद्योग है वो पिछड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में हम हानिकारक पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि मृदा की जीवांश शक्ति, उत्पादन शक्ति, उर्वरा शक्ति कम होते जा रही है। तो हम फसल लेते जा रहे। आज पंजाब और हरियाणा की स्थिति हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे में फसलें होना ही बंद हो जाएगा। तो कृषि को व्यवसायी कृषि बनाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय लिखिए। कि भारतीय कृषि उत्पादों को हम अधिक से अधिक विश्व तक कैसे पहुंचाएं? तो उत्तर, भूमंडलीकरण के दौर में आज भूमंडलीकरण हो रहा है, यानी खंड खंड में बट रहे, भागों में बट रहे हैं देश। तो भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय कृषि में बदलाव के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना। अभी हमने टिकाऊ कृषि के बारे में पढ़ा कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और उत्पादन का स्तर भी बना रहे। टिकाऊ कृषि कहते हैं, या कीटनाशकों, शाकनाशकों आदि का ऐसा कम से कम प्रयोग, ये देख रहे किसान कर रहा है। टिकाऊ कृषि, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। गड्ढा खोद लिया, इधर ऊपर का जीवांश बह करके आ रहा है, इस गड्ढे में वह जमा हो रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं थोड़ा टीला छोड़ दिया तो मृदा वहाँ से बह करके इसमें आ रही है ना, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ते जा रही है। ये बगल में भी चट्टान है, यहाँ भी चट्टान खस करके हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, उसके माध्यम से जीवांश पदार्थ खेत में भेजते जा रही है। सामने में बड़े बड़े पेड़ है, इनकी भी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ सड़ करके इस खेत में जीवांश पदार्थ फैला रही है, इस भूमि को उर्वरा बना रही है। यहाँ हम देख रहे हैं सघन खेती। तो सघन खेती के अंतर्गत सभी संसाधनों का प्रयोग उचित रूप में करके यहाँ पर यह फसल ली जा रही है। तो ये कम से कम पानी रहे, टपक पद्धति के द्वारा इसमें से पाइपलाइन डाल दी जाती है, पौधों के पास में बूंद बूंद गिरते जाते हैं, तो पानी का भी समुचित उपयोग होते जाता है। खरपतवार नहीं होते, ये जहाँ खड़े ये खरपतवारों को, ये जो हम पानी दे रहे हैं इसका कुछ भी अंश नहीं जाता। इसके अंदर जीवांश पदार्थ, हमने गोबर की खाद वाली जो सड़ी हुई गोबर खाद है, ऐसी मिट्टी डाली हुई है, तो इसकी उर्वरा शक्ति भी ये खरपतवारों को नहीं मिल पाती है, उत्पादन इसमें अच्छा होता है। यहाँ झूमिंग कृषि दिखाई गई है कि ये पहाड़ों को जला करके यहाँ बहुत सारे जीवांश पदार्थ होते, तब तो रायमुनिया वगैरह खूब बड़ी बड़ी होती है, तो उन जीवांश पदार्थों का उपयोग इस प्रकार से बागान देख रहे हैं हम, चाय के बागान लगे हुए हैं हिमालय में,
पहाड़ों पर कृषि की जा रही है, ये झूमिंग कृषि के अंतर्गत होती है। स्थानांतरित कृषि अथवा ये दिया हुआ है झूमिंग खेती। तो इसके ऊपर जो प्रश्न था उसको आगे बढ़ाएंगे हम। प्रश्न है, भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला उपाय पढ़ा था हमने, भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय कृषि में बदलाव के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला उपाय, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना। जो कृषि उत्पाद प्राप्त हो रहे, गेहूँ है, चावल है, मक्का है, या लौकी है, भट्टे है, टमाटर है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की मात्रा को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना है। दूसरा है, उत्पादन लागत को कम करके बिक्री मूल्य को कम करना। उत्पादन लागत कम हो और बिक्री मूल्य कम करना। देख रहे हैं हम, उत्पादन लागत खूब ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं किसान। जितना वो लाभ नहीं होता, उससे ज़्यादा खाद, बीज और मजदूरी इत्यादि लगा देते हैं, और फिर जब बेचने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उतनी कीमत मिलती नहीं है। रासायनिक, तीसरा है, रासायनिक जहर से कृषि उत्पादों का मुक्त होना। यानी रासायनिक जहर जो झोंका जा रहा है कीटनाशक दवाओं के रूप में, उर्वरक के रूप में, उससे कृषि को मुक्त रखना, यानी जीवांश खाद का उपयोग करना। कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना। जीवांश वाली खेती कार्बनिक खेती कहलाती है। कृषि उत्पादों का पोषक तत्वों की मांग, मात्रा, स्वच्छता एवं शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरना। कृषि उत्पादों का पोषक तत्वों की मात्रा, स्वच्छता एवं शुद्धता की कसौटी पर खरा उतारना चाहिए। कृषि विपणन सूचना प्रणाली को मजबूत करके उसे और अधिक पारदर्शी बनाना। अगला प्रश्न आता है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कृषि विकास में भूमिका के कोई 4 कारण बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र कृषि विकास में भूमिका क्या है। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कृषि विकास में निम्न भूमिका आती है। इसके कारक निम्नलिखित है। पहला, खाद्यान्न गुणवत्ता के मानक तय करना, कि खाद्यान्न जो उत्पादित किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता कितनी है। आज मंडी में जो खाद्यान्न बिक रहा है तो हम देखते हैं कि उसका किसी मीटर के द्वारा गुणवत्ता चेक नहीं की जाती है। मूल्य किसका होना चाहिए? गुणवत्ता का, परंतु सुंदरता का होता है ना। तो बाहर सुंदर चीज़ देखी, खरीद ली, ये देखते ही नहीं है कि टमाटर ले रहे हैं उसमें टमाटर का स्वाद है कि नहीं है, उसको नापा यंत्र द्वारा ही जा सकता है। भट्टे ले रहे हैं तो उसमें भट्टों का स्वाद है कि नहीं है। रासायनिक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालने से उसकी गुणवत्ता नष्ट होती जा रही है। तो खाद्यान्न गुणवत्ता के मानक तय करना। दूसरा, उत्पादकों तथा कृषि व्यापार के बीच, उत्पादक और कृषि व्यापार के बीच संबंध स्थापित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा स्थापित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी की कमी है तो सारी टेक्नोलॉजी को गाँव तक ले जाना, उन्हें सिखाना कृषकों को। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का यह कार्य है। कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु वातावरण तैयार करना। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति उद्योग धंधों में, पेट्रोलियम पदार्थों में, जहां खूब ज़्यादा लाभ मिल रहा है, लोहा बनाने में, सोना बनाने में, वो दवाइयाँ बनाने में, यहाँ खूब मात्रा में पैसा डाला जा रहा है, परंतु कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं कर रहा है, हैं? तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए अगला प्रश्न आता है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या है। तो 1950-51 में हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 51 मिलियन था। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय पर हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना था? 51 मिलियन। इतने में पर्याप्त
मात्रा में खाद्यान्न हो जाता था, जो आज बढ़कर, क्योंकि उसके बाद जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ी, आज बढ़कर 210 मिलियन टन हो गया है। 51 मिलियन टन से 210 मिलियन टन। भूमि एक ऐसा तत्व है जिसको फैलाया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, बड़ा नहीं किया जा सकता। जितनी मात्रा में क्षेत्रफल था भारत का, उतनी ही मात्रा में क्षेत्रफल है, परंतु आवश्यकता उत्पादों की बहुत अधिक बढ़ गई है। इस सन 2020 इस वर्ष का लक्ष्य था, सन 2020 तक हमें इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक पहुंचाना है। इतनी आवश्यकता है, 200 मिलियन टन है, 300 मिलियन टन तक पहुंचाना है, क्योंकि उस समय तक हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो जाएगी। आज 2020 तक 140 करोड़ को छुएंगे हम, और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए यदि हम 300 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पाए तो देश की बहुत बड़ी आबादी भूखमरी की शिकार हो जाएगी। तो भूखमरी की शिकार नहीं होने देना है। अगला प्रश्न, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की भविष्य में क्या क्या संभावना है? तो देश विदेश से हो रहे नए नए अनुसंधान तथा सहकारी द्वारा, देश विदेश में भी अनुसंधान कृषि के लिए बहुत सारे हो रहे, नई नई टेक्नोलॉजियाँ देख रहे। सरकार हमारे लिए कृषि के लिए यहाँ अनुसंधान प्रयोगशालाएँ ला रही है, कृषकों को भी उससे जोड़ा जा रहा है। उन नए नए अनुसंधान को कृषकों को दर्शन के लिए ले जा रहे हैं, दिखाने के लिए, और हिम्मत बढ़ा रहे हैं। उनके खेतों में इस प्रकार की कृषि करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं भी देख रहे हैं हम, सोसाइटी के माध्यम से कृषकों को ऋण प्रदान किया जा रहा है, बीज प्रदान किया जा रहा है, कीटनाशक दवाएं दी जा रही है, प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। तो सरकार भी नए नए अनुसंधान तथा सहकारी संस्था द्वारा किसानों को मिल रही ऋण सुविधाओं द्वारा किसान उत्तम किस्म के बीज उगाकर वैज्ञानिक विधि द्वारा खेती कर रहे हैं। आज आर्थिक सुधार एवं विश्वव्यापीकरण के परिणाम स्वरूप हमारा खाद्यान्न उत्पादन एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। संचार एवं सूचना तकनीकी से किसानों को नई एवं आधुनिक जानकारी प्राप्त हो रही है। संचार के साधनों के द्वारा, है ना, मोबाइल के द्वारा फ्री कॉल, दूसरी चीज़ रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से व NGO के माध्यम से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। आधुनिक जानकारी प्राप्त हो रही है और वह इसका प्रयोग अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने में कर रहा है। यदि किसान इसी प्रकार से जागरूक रहे तो निश्चित ही खाद्यान्न उत्पादन में हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे अगले PDF में। कृषि व्यावसायीकरण के अंतर्गत डंकल प्रस्ताव के TRIPS समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। डंकल प्रस्ताव क्या था? धन्यवाद।